सुरक्षित है। पंजाब विच हफ्ते दे सारे दिनां दौरान करवाया जा सकता है कोविड टीकाकरण। टीका लगवाउण वेले आधार कार्ड सने कोई भी योग शिनाख्ती कार्ड दिखाया जा सकता है। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित विच जारी। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल कांग्रेस को 23 जून को स्थायी अध्यक्ष मिल सकता है। दरअसल कांग्रेस में आंतरिक चुनाव का ऐलान हो चुका है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 23 जून को वोटिंग होगी। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने चुनाव की तिथि का ऐलान किया है। आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था। इसके बाद उन्हें कई बार मनाने की कोशिश की गई, लेकिन दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए वो तैयार नहीं हुए। इसके बाद सोनिया गांधी को कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष बना दिया गया। अभी भी कांग्रेस की कमान सोनिया के हाथों में है। ऐसे में एक बार फिर से वही सवाल दोबारा से खड़ा हो रहा है कि क्या राहुल गांधी अभी भी इस पद को अपनाने के लिए तैयार हैं या नहीं। इससे पहले कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भी यह मुद्दा उठाया जा चुका है। जब बागी नेताओं ने आंतरिक कलह को लेकर अपनी बात रखी थी, उस दौरान कई तरह की मांगें सामने रखी गई थी। अब सबसे बड़ी धर्म संकट में सोनिया गांधी एक बार फिर से फंसती नजर आ रही है। जब ये दोबारा से इसका चयन होना है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इस बार आखिरकार कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनने वाला है। और इसी को लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। रत्नाकर जी, चयन होना है कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उसको लेकर लगातार जो विवाद देखने को मिले, लेकिन अब तारीख सामने आ चुकी है, क्या कहेंगे सर? जी देखिए, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, 135 साल पुरानी पार्टी है। यहाँ पे कोई भी निर्णय लिया जाता है या कोई भी कार्य किया जाता है वो लोकतांत्रिक तरीके से किया जाता है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि मोदी और अमित शाह जी ने जो निर्णय लिया वही निर्णय मान्य रहेगा, बाकी लोगों के बातों को सुना नहीं जाएगा। तो इस तरह की प्रक्रिया हमारे पार्टी में नहीं है। हमारी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। रही बात राहुल गांधी के चुनाव की, तो सारे लोग कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं या कार्यकर्ता हैं या जमीन से जुड़े हुए जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, वो सारे लोग यही मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी जैसे एक ऊर्जावान नेतृत्व को कांग्रेस पार्टी के हाथों सुपुर्द किया जाए। क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों में यह देखा गया है कि राहुल गांधी ने किसी भी मुद्दे पे हो, चाहे वह लॉकडाउन का मुद्दा हो, कोरोना का मुद्दा हो या फिर कोई भी अन्य मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, उन्होंने बड़ी बेतरबी से, बड़ी बखूबी से अपनी बातों को सामने रखा है और सरकार को आड़े हाथों लिया है और सरकार को उनकी बात माननी पड़ी। अगर मैं आप एक उदाहरण दे देता हूं आपको, सर राहुल गांधी जी ने अभी हाल ही में एक बात कहे थे कि जो इंस्ट्रूमेंट लोगों को दिया जाता है, कोविड से रिलेटेड जो मेडिसिन दिया जाता है या जो इंस्ट्रूमेंट्स दिए जाते हैं, तो उस पर सरकार जो है 5% की जीएसटी लगा रही है। राहुल गांधी ने बड़ी संजीदगी के साथ यह मुद्दा उठाया और इस मुद्दे को मानना पड़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और उन्होंने 5% जीएसटी जो है मेडिसिन से रिलेटेड जो है चीजों से हटाया, जो कोविड में काम आ रही हैं। तो कोई भी मुद्दा हो, चाहे वह किसी भी प्रकार के देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसको राहुल गांधी बड़ी संजीदगी से उठा रहे हैं। नहीं, और रत्नाकर जी, आप भी चाहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने, लेकिन क्या राहुल गांधी चाहते हैं? क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा था कि कई बार यह कोशिश की गई है कि एक बार फिर से पार्टी की कमान राहुल गांधी के हाथ में सौंपी जाए, लेकिन वो तैयार नजर नहीं आए। देखिए, हम कांग्रेस पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता भी यही चाहता है कि राहुल गांधी आज जो है अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाले, क्योंकि हमें एक यंग और एनर्जेटिक अध्यक्ष की जरूरत है। हम यही आग्रह कर सकते हैं राहुल गांधी जी से कि वह अध्यक्ष पद संभाले। देखिए, हम सारे पार्टी के जितने भी लोग हैं वो आग्रह कर सकते हैं और हमको पूरा भरोसा है, जितने भी कांग्रेसी लोग हैं
उनको पूरा भरोसा है कि राहुल गांधी जी हमारी उम्मीदों को तोड़ेंगे नहीं, वो जरूर अध्यक्ष पद संभालेंगे। और इस फांसीबाज जो सरकार है या जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो पूरी तरह से असफल हो चुकी है आज के परिदृश्य में, तो एक मजबूत विपक्ष का काम करने का काम जो है वह राहुल गांधी जी जरूर करेंगे, यह हमें पूरी तरह से उम्मीद है। लेकिन रत्नाकर जी, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, हमने देखा था कि कई बागी ऐसे नेता थे, बड़े नेता, जो आपकी पार्टी के एक मजबूत स्तंभ की तरह लगातार काम करते रहे, उनके द्वारा बागी सुर अपनाए गए। क्या लग रहा है कि वो तमाम चीजें एक बार फिर से देखने को मिल सकती है? आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो रत्नाकर जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? हेलो रत्नाकर जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? हेलो। तो रत्नाकर जी, इसकी हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन फिर से उनसे संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरीके से उन्होंने, रत्नाकर जी ने कहा है कि एक साधारण से साधारण कार्यकर्ता जो कांग्रेस का है, वो ये चाहता है कि राहुल गांधी एक बार फिर से पार्टी की कमान संभाले। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी लगातार बहुत मुस्तैदी के साथ में उन तमाम मुद्दों को उठाते आए हैं जो देश हित में है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना काल में जिस तरीके की लगातार समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, उन परिस्थितियों को देखते हुए भी राहुल गांधी लगातार लोगों के लिए मुद्दे उठाते रहे, सवाल उठाते रहे, सरकार से सवाल करते रहे। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में जिस तरीके से चाहे कोरोना की वैक्सीन हो या फिर कोरोना के इलाज में तमाम जो तरह की इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं, दवाइयां, इंजेक्शन इस्तेमाल होती हैं, उन पर जो टैक्स लग रहा था, जीएसटी लग रही थी, उसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात कही है। उन्होंने कहा है कि उसको टैक्स को खत्म करने के लिए भी राहुल गांधी ने आवाज उठाई, जिसके चलते सरकार को पीछे हटना पड़ा। तो एक बार फिर से हमारे साथ रत्नाकर जी जुड़ चुके हैं। रत्नाकर जी, मेरा सवाल यह था कि जिस तरीके से कई जो बड़े नेता आपकी पार्टी के रहे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो मजबूत स्तंभ की तरह वो लगातार आपकी पार्टी से जुड़े रहे हैं, अभी भी आपकी पार्टी में, लेकिन एक विवाद देखने को मिला था, उन्होंने सवाल खड़े किए थे पार्टी को लेकर, बागी रुख इख्तियार किया था। क्या लग रहा है कि एक बार फिर से वो हालात न बन जाए? देखिए, ये हमारे लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबसूरती है जी। चाहे वह पार्टी के अंदर की लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, चाहे देश के लोकतंत्र की हो, अगर कोई भी व्यक्ति पार्टी के अंदर भी आवाज उठाता है, अगर कोई सजेशन लेके आता है, कोई सलाह मशवरा लेके आता है, तो उसको बागी करके संबोधित नहीं करना चाहिए। उसको, वो जो अपनी बातों को रख रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों को बदनाम करने की कोशिश करती है और वह चाहती है कि जो पार्टी के इस तरह से लोगों को दिखाया जाए कि इनके पार्टी में बहुत अंतरकलह है, लेकिन इस तरह की कुछ बात है नहीं जी। हमारे पार्टी के जो सम्माननीय नेताजी हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनकी बातों को पार्टी ने सुना है और उन्होंने एक सुझाव जो दिया था कि ये जो चुनाव के प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष पद का चुनाव एक हो, तो वो उसके लिए पार्टी रेडी है, वो तो तैयार है। अगर उस तरह की कोई प्रक्रिया होती है और चुनाव होता है तो निश्चित तौर से उस तरह का प्रक्रिया को हम लोग अपना रहे हैं। और राहुल गांधी, हमें पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी जी एक अध्यक्ष पद पे जरूर जीत कर आएंगे और वह मजबूती से काम करेंगे देश के लिए। वरिष्ठ नेता जो है, एक और बड़ा चेहरा जो कांग्रेस में लगातार तेजी के साथ काम भी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की स्थिति हम देख रहे हैं, लगातार योगी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, मोदी सरकार को घेरने का काम कर रही है, प्रियंका गांधी वाड्रा का मैं जिक्र कर रहा हूं सर, वो भी एक विकल्प है। क्या उनके नाम पर भी चर्चा होगी? हो सकता है कि उन्हें भी पार्टी की कमान मिल सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो कार्यकर्ता हैं वो भी ये मांग करते हैं कि प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए पार्टी की। देखिए, प्रियंका जी जो है एक बहुत कद्दावर नेता है और बहुत जुझारू नेता है। आपने उत्तर प्रदेश का उदाहरण जो दिया, उत्तर प्रदेश में वो प्रभारी हैं और आपने देखा कि किस तरह से वो पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने वहां पे अपना जबरदस्त प्रदर्शन किया है। और आज कोई भी मुद्दा हो वह बहुत ही प्रखर होकर वहां पे बोलती हैं और अपनी आवाज को जो है योगी सरकार तक पहुंचाती हैं। योगी सरकार बहुत बार कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जहां पे वो जनता के हित में नहीं था और प्रियंका जी ने उस मुद्दे को संजीदगी से उठाया और योगी सरकार उस पर बैकफुट पे आना पड़ा और उनकी बातों को सुनना पड़ा। तो जहां तक रही बात अध्यक्ष पद की, अगर प्रियंका जी, मुझे नहीं लग रहा है या कांग्रेस पार्टी को इस तरह का नहीं है कि अध्यक्ष पद के लिए प्रियंका जी भी आएंगी, लेकिन हम देखिए अगर प्रियंका जी भी जी तो प्रियंका गांधी जी, मुझे नहीं लग रहा है और पार्टी को नहीं इस तरह का कुछ है कि प्रियंका जी अध्यक्ष पद के लिए दावेदार हैं।
राहुल गांधी जी जो बड़ी संजीदगी के साथ काम कर रहे हैं, लोगों की आवाज बन के उभरे हैं। चलिए 23 जून को लगभग साफ हो जाएगा कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी की कमान किसे मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद रत्नाकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए। और इस बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੀਕਾ। ਟੀਕਾ ਲਗਾਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर का। दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार केंद्र की मोदी सरकार पर जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन ना देने का आरोप लगा रही है, तो वहीं केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि दिल्ली को उसकी जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन दी जा रही है। इन सब के बीच बीजेपी ने दिल्ली में हो रही ऑक्सीजन के लिए किल्लत के लिए केजरीवाल सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। दिल्ली बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने तो आंकड़ों के जरिए बताने की कोशिश भी की है कि दिल्ली में हर एक मरीज के लिए देश के अन्य किसी भी राज्य की तुलना में लगभग दोगुनी ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जा रही है। ऐसे में अभी भी ऑक्सीजन संकट क्यों बना हुआ है, इस पर केजरीवाल सरकार को जवाब देना चाहिए। बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से दिल्ली की जनता से माफी मांगने की भी मांग की है। साथ ही सरकार की नाकामी की वजह से ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की जान जाने का आरोप भी लगाया। प्रवेश वर्मा ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई जांच और आपराधिक मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने और सीएम केजरीवाल से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की है। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने कहा कि दिल्ली को 8 मई को सिर्फ 499 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मिली, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 700 मैट्रिक टन की औसत आपूर्ति का आदेश दिया है। पिछले सप्ताह में शहर को औसतन 533 मैट्रिक टन ऑक्सीजन रोजाना मिली, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित मात्रा का 76% है। इधर आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी नेता समित पात्रा ने भी निशाना साधा और साथ में केजरीवाल से तीखे सवाल पूछे हैं। 6 मई, आज से 3 दिन पहले 6 मई 2021 को अरविंद केजरीवाल जी, आप सबने दिखाया टीवी पे भी, एक चिट्ठी जारी करते हैं और कहते हैं कि हमें आपने 730 मैट्रिक टन ऑक्सीजन दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, आप जो हमने मांगा था वो आपने हमको दे दिया। और चिट्ठी लिखा, आपने देखा भी, उन्होंने धन्यवाद भी किया था, ट्वीट भी किया था। चंद मिनटों के बाद उनके प्रवक्ता, उनके विधायक और ये पूरा जो मैनेजमेंट देख रहे हैं दिल्ली में कोविड के, वैसे राघव चड्ढा जी ऑक्सीजन बुलेटिन जारी करते हैं और ऑक्सीजन बुलेटिन जारी करके कहते हैं हमारी आवश्यकता, दिल्ली की आवश्यकता तो 976 मैट्रिक टन है और आपूर्ति केवल 59% ही हुई है, बाकी आपूर्ति नहीं हुई। 4 मिनट पहले केजरीवाल जी कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, 730 मैट्रिक टन हमारी आवश्यकता थी, आपने दे दिया जी। और उसके बाद राघव चड्ढा जी कहते हैं कि ऑक्सीजन बुलेटिन में कि 970 मैट्रिक टन हमारी आवश्यकता है और हमें केवल 59% दिया। आप बताइए, कैलकुलेशन उनके घर के लोग ही नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो रही है, ये जो ऑक्सीजन ऑडिट नहीं कराना चाहते हैं दिल्ली सरकार के लोग, ये जो क्रायोजेनिक टैंकर समय पर उन्होंने इस्तिहार नहीं दिया और प्रोक्योर नहीं किया, बाकी राज्य तो इन तमाम चीजों को लेकर ही हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राहुल आनंद जी जुड़ चुके हैं बीजेपी से। पहले रुख उन्हीं का करते हैं। राहुल जी, लगातार जो आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी हैं और बीजेपी के ऊपर आरोप लगते हैं, केंद्र सरकार पर आरोप लगते हैं, आप लोग दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हैं, लेकिन इन सबके बीच में जो जनता है वो पिसती हुई नजर आती है। राहुल जी, देखिए, सबसे अहम बात यह है कि अभी का जो वक्त है वो हमें एकजुटता के साथ निकलने की सलाह देता है, जो हम कर ही रहे हैं। लेकिन कहीं अगर कम्युनिकेशन आ जाती है सरकार को लेकर, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को लेकर, तो ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन को लेकर लगातार युद्ध स्तर पे हमारी सरकार
कार्यरत हैं और हमारे जवान भी और ट्रेनें, खास करके ट्रेनें, वायुसेना, सब लोग लगे हैं कि युद्ध स्तर पे ऑक्सीजन की उपलब्धता कराई जाए। लेकिन अगर कहीं केंद्र सरकार अपने कार्यों को करने में सफल होती है तो उसकी सराहना राज्य सरकार को भी करनी चाहिए। और यहाँ पे क्या हो रहा है, दिल्ली की अगर बात कर ली जाए तो दिल्ली में ऐसा लग रहा है जैसे कि जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है, तो स्क्रिप्ट लिखते वक्त जो वहां की जो मुखिया है माननीय केजरीवाल जी, उनके लोग उनसे सहमत नहीं होते हैं, क्योंकि 730 मैट्रिक टन का जो आंकड़ा, जो ऑक्सीजन की जो चिट्ठी उन्होंने लिखी थी और जिसको उन्होंने ट्वीट किया था, खास करके बताया था, और थोड़ी देर बाद उन्हीं के विधायक कहते हैं कि नहीं, हमारी जरूरत कुछ और थी। तो ये जो गैप होता है। ठीक है राहुल जी, मैं आप ही के कमेंट पे वापस आऊंगा। एक छोटे से ब्रेक पर हमें जाना होगा, ब्रेक के उस पार भी लगातार चर्चा जारी है, बाकी खबरों का भी रुख करेंगे, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है। जिस तरीके से दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर सियासत देखने को मिल रही है, उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। राहुल आनंद जी, आप कह रहे हैं कि 730 मैट्रिक टन आपने उनको ऑक्सीजन पहुंचा दी, लेकिन वो कह रहे हैं हमें तो 900 मैट्रिक टन की जरूरत है। जी राहुल जी, अपना कमेंट भी पूरा करें। देखिए, उन्होंने कहा कि 976 मैट्रिक टन की आवश्यकता है उनको ऑक्सीजन की, लेकिन ये जो स्क्रिप्ट की जो तैयारी होती है, जो राज्य सरकार जो लिखती है, तो इसमें आपस में ही असमंजस की स्थिति नजर आती है। ये जो चीजें हैं, इसकी वजह से जनता को परेशानी होती है। हमने अपने पहले भी संबोधन में इस बात को कहा था कि हमारे लिए प्रत्येक व्यक्ति उतने ही आवश्यक है जितना कि हमारी देश को जरूरत है। हर लोगों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर मैं एक दो बातें और कहना चाहूंगा। आपने सुना होगा कि आरटीआई ने भी इस बात का खुलासा किया है कि लास्ट ईयर से इस ईयर की, बिल्कुल राहुल जी, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, लेकिन आम आदमी पार्टी का भी पक्ष ले लेते हैं। हमारे साथ अकील खान जी जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है सर ये एनपी न्यूज पर। अकील जी, लगातार आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लोगों को परेशानी होती है। आप जब कहते हैं कि 700 मैट्रिक टन चाहिए, आपको 700 मैट्रिक टन मिल जाती है, आप फिर 900 मैट्रिक टन मांगने लगते हैं। अकील जी, बिल्कुल आप ये गलत पेश कर रहे हैं जी। ये 976 मीट्रिक टन जो है, इन्होंने जो बाद में जो दिया था ना कि हर बेड को उन्होंने डिफाइन करके भेजा था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, भारत की सरकार ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये भेजा था, उसके बेस पर रिकैलकुलेट करना पड़ा हमें। 700 हमारी ओरिजिनल डिमांड थी, फिर इन्होंने जो दिया था डिटेल के इतने पर मिनट, इतना पर आवर का इस पर्टिकुलर मरीज के लिए इतना चाहिए, उस हिसाब से कैलकुलेट किया तो 976 टन होता है। और 700 टन इन्होंने दी सिर्फ एक ही बार, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इनको इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये जो है इसको आप अगर 700 नहीं करेंगे तो फिर हमारा केस चलेगा आपके ऊपर। ये सुप्रीम कोर्ट का इनको सीधा अटैक था।
ये सब चीजें छोड़िए सर, इस तरह की बात करने से कुछ नहीं होता। मेन चीज क्या, मेन मुद्दा क्या है, लोगों की मौतें हो रही है दिल्ली के अंदर, पूरे देश में, खाली दिल्ली में नहीं हो रही है, पूरे देश के अंदर त्राही मची हुई है, और ये दिल्ली को टारगेट करके उसका डाइवर्ट करना चाहते हैं। देखिए ये बहुत ही गलत बात है। डाइवर्ट ही नहीं सर, वो ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच और इसकी होनी चाहिए। आखिरकार इतनी ऑक्सीजन पहुंच रही है तो जा कहां रही है, ये मांग भी की जा रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। सुनिए जी, ये पूरे सातों इनके एंट्री बैठ करके घर के अंदर एयर कंडीशन में चिकन चंगेजी मटन मुगलाई खा रहा है, और ये नकवी के घर के अंदर रविशंकर की खूब चिकन चंगेजी खा रहा है पूरे इस टाइम। आप ये सब छोड़ दीजिए, ये सब बातों को। मेन चीज ये है कि लैंसेट की रिपोर्ट आई है कल। लैंसेट जो है दुनिया का सबसे टॉप 2 का मेडिकल जर्नल है जी, और उसकी वर्ल्ड में, सुनिए आप उसका क्या कहना, सुन लीजिए आप जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये छोटी छोटी बातें छोड़ दीजिए आप। और उसने ये कहा है कि भारत में 10 लाख मौतें, जो IHME ने एक हफ्ते पहले जो डिटेल दिया था उसी को उसने रेफरेंस लेकर के उसका हवाला देकर लिखा है, ठीक, भारत में 1 महीने में मौत, जी, कम शब्दों में सर, बहुत कम है सर, जी, 1 अगस्त तक हो सकती है जी। अगर ये भयानक त्रासदी होती है तो ये खुद मोदी सरकार द्वारा अपने देशवासियों पर थोड़ी थोपी गई विनाशकारी त्रासदी होगी। ये बहुत बड़ी बात बोली है। ये जवाब ले लेते सर, बिल्कुल मालूम है सर, बिल्कुल जवाब ले लेते। राहुल जी, आप सिर्फ दिल्ली की बात कर रहे हैं, उन्होंने पूरे देश की बात कह रहे हैं, पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी से जो जाने जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आम आदमी पार्टी के जो बैठे हैं हमारे साथी, वो अपनी जो आपने उनसे सवाल किया उस जिम्मेदारी से ये बचते नजर आए। इसी से आप समझ लीजिए कि वो कितने सशक्त हैं और कितने तत्पर हैं वहां की जनता को जान बचाने के लिए। सवाल था ऑक्सीजन को लेकर, जवाब इन्होंने दे दिया देश के ऊपर, और यही नहीं, और ये इतने गैर जिम्मेदार तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं कि RTI में भी इस बात का खुलासा किया गया है कि no ventilator bed has been purchased by the Delhi government. Even the cryogenic tanker has been ordered at the end of the month. आप ये बताइए कि दिल्ली को स्वस्थ करने के चक्कर में दिल्ली को इन्होंने अस्वस्थ कर दिया है। और यही नहीं, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इनकी प्रचार कंपनी हो गई है। आपने देखा होगा कि 809 करोड़ रुपए इन्होंने सिर्फ प्रचार पे खर्च किए हैं। अगर वेंटिलेटर या वो केंद्र से भी जारी है, लेकिन राहुल आनंद जी, अकील खान जी का सीधा कहना है सिर्फ हालात दिल्ली तक सीमित नहीं है, हालात पूरे देश में खराब है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से अब बहुत लोगों की जान जा रही है और हालात और भी गंभीर होते जा रहे हैं। देखिए, मैंने आपको इसके पहले भी कहा एक बात, जो महत्वपूर्ण बातें कहीं जिसको अंडरलाइन किया जा सकता है। मैंने बात किया क्रायोजेनिक टैंकर को लेकर, ठीक है। वो जो टैंकर है, मैं आपको बता देता हूं कि अब हमारे देश में जितने गैसें उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन, वो पर्याप्त मात्रा में और युद्ध स्तर पे हर राज्यों को पहुंचाया जा रहा है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में हमारी सरकार भले ही नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के BMC के कमिश्नर ने भी इसकी बड़ाई की है कि SOS से कॉल आया था और तुरंत में ऑक्सीजन की उपलब्धता कराई गई थी। तो अगर जब हमारा गैर भाजपा शासित प्रदेश जब केंद्र सरकार के बारे में बता सकता है, तो अन्य राज्य को भी इसकी सीख लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सर आभार जताया था जब आप लोगों ने वहां पर ऑक्सीजन पहुंचाई थी, लेकिन सवाल फिर भी खड़े हुए। अकील खान जी, समाधान क्या नजर आ रहा है सर? देखिए, समाधान तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जो पूरी दुनिया के अंदर और हमारे देश के जो है, अभी मैं ये टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत बढ़िया उन्होंने आर्टिकल लिखा, उसमें भी उन्होंने यही कहा है। देखिए, जो लैंसेट है, जो दुनिया का वर्ल्ड का टॉप का मेडिकल, आप इंडिया में चाहे बोल रहे कि हमारे आलोचक जो है, पॉलिटिकल आलोचक कर रहे हैं, उन्होंने क्या बोला है मोहित जी, आप सुन रहे हैं? जी सुन रहा हूं सर, अपनी बात उन्होंने बोला है कि इस महामारी के वक्त, सुन लीजिए, ये लैंसेट है, वर्ल्ड की नंबर 2 मेडिकल जर्नल का पूरे दुनिया के अंदर इस टाइम डिस्कशन हो रहा है। इस महामारी के वक्त मोदी का आलोचनाओं को दबाने का काम करना और खुले वार्तालाप डिस्कशन का गला घोटना क्षमा योग्य नहीं है, ये विनाशकारी है। इस वक्त आलोचनाओं को उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके बाद जो है सेंट्रलाइज, जो सब जगह के बिल्कुल अकील खान जी, बिल्कुल करना चाहिए, आपकी बात सही है। लेकिन अकील खान जी, फिलहाल दिल्ली की हम बात करें, ऑक्सीजन को लेकर जो केंद्र दावा कर रही है कि आप तक ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुंच रही है, आरोप आपके ऊपर वो लगा रहे हैं, इसका समाधान बताएं सर। दिल्ली की जनता कम से कम आप लोगों के बीच में आरोप प्रत्यारोप में ना मरे। जी सुनिएगा, ये एयर कंडीशन में बैठ करके 4000 की ईरानी चाय पी करके मुंगरी डाल के हसीन सपने देखने वाले लोग इस देश का बर्बाद करेंगे। चलिए ठीक है सर, ठीक है। राहुल जी, आखिरी कमेंट 10 सेकंड, जवाब।
देखिए, सबसे अहम बात यह है कि इनकी जो कमी है उसको ये दूर करें और दिल्ली की जनता का रक्षा करने के लिए वो भी तत्परता के साथ आगे बढ़े, यही मेरी गुजारिश है। और केंद्र आपको सहयोग के लिए खड़ा है, बस आप उसके साथ खड़े रहिए कंधे से कंधे मिलाकर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, अकील खान जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए। तो लगातार जिस तरह के हालात थे उन्हीं को लेकर हमने चर्चा करने की कोशिश की। रुक करते तीसरी बड़ी खबर का। कोरोना वायरस की वजह से देश भर की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराती नजर आ रही है, जिसकी वजह से सही तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा है और लोगों की तड़प तड़प कर जान जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश के रतलाम में कोविड महामारी से जूझ रहे लोगों का हाल कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। रतलाम मेडिकल कॉलेज में कोविड मरीजों का इलाज खुले में हो रहा है, जिसकी वजह से संक्रमण फैलने का खतरा काफी हद तक बढ़ गया है। दरअसल यहां कोरोना के संदिग्ध मरीजों को मेडिकल कॉलेज के कोविड केयर सेंटर के गेट के बाहर बेड पर इलाज किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन ने मेडिकल के बेड के इंतजार कर रहे मरीजों के लिए यहां इंतजाम किया है, लेकिन इससे खुले में संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ चुका है। यहां पर अगर किसी मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो उसको बाहर से ही सिलेंडर का इंतजाम करना पड़ता है। मेडिकल कॉलेज के इस इंतजाम से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आते जाते लोगों का हाथ गैलरी में लेटे मरीजों के बेड से टच हो जाता है और लोगों का खुले में खांसना बेहद खतरनाक है, जिसकी वजह से तीमारदारों के साथ साथ अन्य लोगों पर संक्रमण फैलने का खतरा काफी हद तक बढ़ चुका है। तो आपको बता दें कि देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ऑक्सीजन की खासा कमी देखने को मिल रही है, वेंटिलेटर्स की कमी देखने को मिल रही है, बेड की कमी देखने को मिल रही है। लेकिन ये रतलाम की तस्वीरें हैं जहां पर गैलरी में ही डॉक्टरों ने बेड लगा दिए और ये कोशिश है डॉक्टरों की कि किसी भी तरीके से कम लोगों की जान बचाई जाए, लेकिन ये तरीका और भी लोगों पर जानलेवा साबित हो सकता है। आपको बता दें कि गैलरी में जो लोग वहां से गुजरते हैं और जो वहां पर मौजूद जो मरीज हैं, संक्रमित मरीज हैं, वो खांसते हैं तो उससे संक्रमण फैलने का खतरा है। इतना ही नहीं, जो तीमारदार वहां पर बैठे हैं, यानी कि वो लोग जो संक्रमितों के साथ में वहां पर मौजूद हैं, उनमें भी संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहे ANB न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। क्या